जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अपनी जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है बिहार दरोगा 2023 के लिए, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन को, उसके सभी सेट को। ठीक है, तो मैं एक सेट डाल चुका हूँ और ये सेट जो आपको मिलेगी बुधवार की सुबह 10 बजे और संडे यानी रविवार को सुबह 10 बजे आपको ये एक एक सेट मिलेगी। ठीक है, तो बुधवार को एक सेट डाल दी गई थी। अब ये सेकंड सेट है, सेट नंबर 1 तो डाल दी गई है, सेट नंबर 2 जो है वो आज आप लोग को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए। और ये जो एग्ज़ाम हुई थी, ये एग्ज़ाम हुई थी 11 तारीख तीसरा महीना 2018 को और फर्स्ट शिफ्ट में, और वही सेट मैं अभी कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था भारत में पहली बार, बताइए। तो दादा भाई नौरोजी जी थे, उन्होंने ही वार्षिक आय को पहली बार अनुमानित किया था। तो चलिए बात करते हैं कब किए थे। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 से लेके 1868 मतलब 1867-68 में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किए थे। तो उस समय जब अनुमानित किए थे वार्षिक आय प्रत्येक व्यक्ति का, तो वो अनुमानित किए थे 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किए थे। कितना? 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया अनुमानित किए थे। और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है डैनियल डिग्बी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1899 में फिर से अनुमानित किया वार्षिक आय। तो उन्हें पता चला कि 19 रुपया, उन्होंने कितना अनुमानित किया? 19 रुपया 1899। कौन थे ये? डैनियल डिग्बी। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका हिंदी मीनिंग है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये जो एनएसओ है, ये पहले एनएसओ नहीं थी, तो पहले क्या थी? पहले ये सीएसओ और एनएसएसओ दोनों संस्था मिलकर ये काम करती थी, राष्ट्रीय आय की गणना करती थी। तो इसे 2005 जून 2005 में इसे विलय करके एनएसओ बना दिया गया। एनएसओ का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी मीनिंग है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो एक और पॉइंट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत जो था उसमें प्रथम राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो वो थे पीसी महालनोबिस। कब? 1949 ईस्वी में। ठीक है, और एक पॉइंट है, आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री किसे कहा जाता था? आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री किसे कहा जाता? तो दादा भाई नौरोजी को ही आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो कौन से क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, बताइए। तो वो हुआ था कृषि ऋण में। किसमें? कृषि ऋण में। तो कृषि ऋण में ही भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन समिति अधिनियम 1904 लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। कब हुआ था? तो भारत में सहकारी आंदोलन का जो प्रारंभ है कब हुआ था? 20वीं सदी के प्रारंभ में। नेक्स्ट है, भारत में आज भी 35% ऋण असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है। कितना ऋण? 35% ऋण जो है वो असंगठित क्षेत्र जिसका कोई संगठन नहीं है उससे प्राप्त होता है। और प्राथमिक साख समितियां सहकारिता के प्राथमिक इकाई है। भारत में महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में सहकारिता अधिक सफल रहा। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल सहकारिता क्षेत्र में है। कहाँ है सर्वाधिक चीनी मिल? कहाँ है? सहकारिता क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? स्थापित नहीं किया गया था। दलित मुक्ति मोर्चा जो है ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी जो है समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही स्थापित किया गया था। चलिए इसी पॉइंट पे एक और बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती कब होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल। ठीक है, कोई होता है। तो चलिए आगे हम इस पर कुछ इम्पोर्टेंट यानी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो डिटेल यही है, ये जो है स्वतंत्र मजदूर संघ, इसकी स्थापना कब किया गया था? स्वतंत्र मजदूर संघ जो है इसकी स्थापना की गया था
1936 में। कब? 1936 में। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर भारत के सबसे बड़े दलित नेता थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार जो कम्युनल अवार्ड द्वारा दलितों को बांटने का प्रयास किया था, उस पर विराम लग गया था। और संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 कब? 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो भारत का जो प्रथम उर्वरक प्लांट था वो स्थापित किया गया था सिंदरी में। तो सिंदरी उर्वरक प्लांट जो स्थापित किया गया था कब किया गया था? 1951 में। कब? 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यानी यूरिया का जो उत्पादन है, भारत किसी और देश से यूरिया खाद नहीं लेना पड़ता है भारत को, वो खुद से आत्मनिर्भर है यूरिया के मामले में। भारत पोटास में मुख्यतः आयात पर निर्भर है। पोटास जो है वो भारत खरीद के ही ज़्यादातर अपने मतलब अन्य देशों से खरीद के अपने देश में सेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में एनपीके अनुपात उचित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक प्रयोग यूरिया का किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग यानी खाद यानी उर्वरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? यूरिया का ही किया जाता है। ठीक है, और यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? बताइए। तो जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी घाट। कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए। कितने? 18। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। विषुवत क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। किस क्षेत्र में? विषुवत क्षेत्र में। चलिए, और एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैव विविधता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जैव विविधता पर 1992 ईस्वी में, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, विश्व में कितने? भारत में तो 18 हॉटस्पॉट स्थान है जैव विविधता के लिए, लेकिन विश्व में कितने? 36 है। ध्यान रखिए, 18 दूनी 36। और भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है। 4 हैं भारत में, हॉटस्पॉट 4 है, लेकिन जैव विविधता क्षेत्र जो आरक्षित क्षेत्र जो है वो 18 है। ठीक है, तो 4 कौन कौन से बताइए? हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडरलैंड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवा में परागकण को क्या कहते हैं? तो हवा में परागकण को कहते हैं वायु परागकण। क्या कहते हैं? वायु परागकण। ठीक है, तो परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुंचाने की क्रिया को परागकण कहते हैं। समझ गए? परागकण कितने प्रकार के होते हैं? परागकण 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। पक्षी द्वारा परागन को क्या कहते हैं? पक्षी परागन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्निथोफिली। दूसरा जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, यानी जल परागन। कीट द्वारा को कहते हैं एंटेमोफिली। ठीक है, जंतु द्वारा को कहते हैं जूलीफस। क्या बोलते हैं? जूलीफस, बहुत इंपॉर्टेंट है जूलीफस। पुष्पों द्वारा को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य में रहा है बताइए? तो सर्वाधिक 2011 के अनुसार रहा है तमिलनाडु में। कितना रहा है? 996। ठीक है, अब गोवा में कितना रहा था? तो गोवा में रहा था 973। गोवा में 973। कर्नाटक में कितना रहा था? कर्नाटक में भी 973। सिक्किम में 890। एक और पॉइंट बात कर लेते हैं इसके बारे में कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो भारत का लिंगानुपात था 943। कितना? 943।
ठीक है। चलिए, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था ये बताइए। तो सबसे कम लिंगानुपात था HR यानी हरियाणा का। कितना था बताइए? 879, 879। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है, पता ही होगा आपको भी, जम्मू एवं कश्मीर। तो अब जूट जो है या फिर चावल, वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है? वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल। और उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है ये बताइए। गन्ना, गेहूं, आलू, ये सब जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। केरल आपको पता ही होगा, मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मसाला के लिए। और अब क्या बात करें, हाँ कर्नाटक बात कर लेते हैं। कहवा और रेशम के लिए है कर्नाटक। और सोया प्रदेश किसे बोलते हैं पता ही होगा, मध्य प्रदेश, जहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। असम में चाय, राजस्थान में बाजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था बताइए? तो पर्यटन का सतत विकास के लिए। ठीक है। तो अब 2017 से तो अपना को कोई फ़ायदा है नहीं, अब पूछेगा नहीं। तो अब हम बात कर रहे थे 2023 के बारे में। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को बाजरे यानी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। किसका? बाजरे के लिए, बाजरे का। ठीक है। एक बार 2022 भी देख लेते हैं, कोई पता नहीं क्या पूछते। 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए वर्ष घोषित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको भी पता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा ठीक है। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बताइएगा? 1 अप्रैल को, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है कमेंट में बताइए। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। कुछ ऑप्शन देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका जो है, हाँ सही पूछ रहा था ना। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना पराधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है बताइए? तो कीट दंश से होने वाली खुजली होती है फॉर्मिक अम्ल के कारण। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। मैलिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। अब बताइए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में, नींबू में, इस सब में पाया जाता है, अचार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी 6 अगस्त 1945 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? तो हिरोशिमा में बम गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा में। और 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी में। ठीक। अब बात कर लेते हैं परमाणु बम का सर्वप्रथम किसने बनाया था? परमाणु बम को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो परमाणु बम को सर्वप्रथम बनाए थे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ओटो हॉर्न ने दिया था। किसने? ओटो हॉर्न ने। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त को, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। और भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974। ठीक है। तो कुछ और बात कर लेते हैं। कौन से देश के द्वारा परमाणु परीक्षण कब किया गया था सर्वप्रथम? तो यूएसए द्वारा परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किया गया था 1945 में। कब किया गया था यूएसए द्वारा? 1945 में। और रूस द्वारा किया गया था 1949 में। ब्रिटेन द्वारा 52 में। फ्रांस द्वारा 1960 में।
चीन द्वारा 1964 में, भारत द्वारा 1974 में और पाकिस्तान द्वारा 1998 में। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? भारत के लिए जो अमेरिका से कच्चा तेल का पहला शिपमेंट था वो किस पोर्ट पे पहुंचा था? तो वो पहुंचा था पारादीप पोर्ट पे। ठीक है, अमेरिका के पास तेल का सबसे बड़ा संरक्षित पेट्रोल का भंडार है। दिसंबर 2022 के अनुसार भारत को तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश रूस है, और अभी भी भारत को तेल निर्यात करने वाला लास्ट 6 मंथ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रूस ही है। ठीक है, भारत 80% से अधिक खनिज तेल आयात द्वारा पूरा करता है। 80% से भी ज़्यादा आयात द्वारा, यानी दूसरों देशों से खरीद के ही भारत अपने देश में लाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। अबू रेहान अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1017 ईस्वी में। अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? अबू रेहान अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने 1017 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया। भारत की खोज पुस्तक में भारत का विशद विवरण दिया है। भारत का एकदम बृहद विवरण जिसे बोलते हैं, पूरा डिटेल में विवरण भारत की खोज पुस्तक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? बताइए। तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का कभी क्षय नहीं होता। ठीक है, द्रव्यमान यानी ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता। अगर ऊर्जा इधर से निकलती है तो उधर जाके वो ऊर्जा में फिर से परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो कौन से आईआईटी संस्थान में है? बताइए। तो ये है आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर भारत की प्रथम आईआईटी है जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 18 है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताइए। उपाध्यक्ष है इसके राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, अब लेकिन वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? ये तो 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए इसका राजीव कुमार थे उपाध्यक्ष। लेकिन वर्तमान में यानी 2023 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताइए। बताइए कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। कौन है? सुमन कुमार बेरी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चंद काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी सही है। कसकूटा परजीवी ये भी सही है। नेफेंथीज ये मांसाहारी सही है। छत्रक स्वपोषी ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल को। यूएन पब्लिक सर्विस यानी पब्लिक को जो है, नागरिक को सर्विस सही से दिया जाता है, इसके लिए पश्चिम बंगाल को 2018 में, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय पश्चिम बंगाल को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब आप समझते हैं? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है। ठीक है, जैसी थी वैसे फिर से नहीं आ सकता है। ऐसे देखिए, कागज़ का जलना है, अगर कागज़ को हम जला देंगे तो फिर से हम कागज़ नहीं बना सकते उससे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन भौतिक परिवर्तन वो अवस्था है जिससे हम किसी वस्तु का यानी किसी पदार्थ का पुनः पूर्व अवस्था में वापस ला सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ बना दें। ठीक है, पानी से हम बर्फ़ बना दें और फिर बर्फ़ से हम पानी तो बना सकते हैं ना, तो वही बात है, ये हो जाएगी भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 22 है। गोल्डन सुनहरी चावल है तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है, ये सुनहरी चावल। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी जो है दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? बताइए। तो ये है इंडोनेशिया में लूसी।
कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो है विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया जो है विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में जावा, बाली, सुमात्रा आदि प्रसिद्ध द्वीप भी हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है ये बताइए? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया का मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। मालदीव भारत का निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। कौन सा? मालदीव। और मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो स्थित है इंडोनेशिया में ही। ठीक है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप है। कहाँ पे? जावा द्वीप पर। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। कौन सा? बोरोबुदुर का स्तूप, जो कि जावा द्वीप पे है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रघुराम राजन। रघुराम राजन जो थे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर। और चलिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। सीमांत गांधी भी उन्हीं का नाम है। और इन्हें 1929 ईस्वी में इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई एक खिदमतगार पार्टी की स्थापना की। खुदाई एक खिदमतगार पार्टी की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किनके द्वारा? तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी। कौन कौन आए थे? राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य, क्या तात्पर्य? समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं समस्थानिक में समान गुण किनका किनका होता है? परमाणु संख्या, तत्व एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है और भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, भौतिक, ये सभी जो है भिन्न होते हैं इसके समस्थानिक में। संभारिक किसे कहते हैं? संभारिक में अधिकांश के भौतिक गुण एक दूसरे के समान होते हैं। अधिकांश के जो भौतिक गुण होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं, उसे हम संभारिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स नाम है। क्या नाम है? स्प्राइट्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सुमेलित करना है। ठीक है। तो आश्रम और आयु। ब्रह्मचार्य जो होता है जन्म से 25 वर्ष तक उसे हम ब्रह्मचार्य कहते हैं। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है। जवाबलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। उसमें जवाबलोपनिषद में आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आया था। कब आया था? उत्तर वैदिक काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया? निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? सीधी बात बताइए, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है। अनुच्छेद 21 में लिखा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 32। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है असम का। किस राज्य का? असम का। तो कुछ और राज्य की शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है बताइए?
तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। मणिपुर का मणिपुरी। और एक बात बताइए, भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम जो है भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम को सदीर नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? सदीर। ठीक है। भारत का केवल एकमात्र राज्य केरल है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सी? कथकली और मोहिनीअट्टम। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के छाऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। छाऊ नृत्य जो है उसे भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उद्योग और अवस्थी को सम्मिलित करना है। ठीक है। सबसे पहला है रेलवे उपकरण। तो रेलवे उपकरण कहाँ पे है, कहाँ बनाए जाते हैं? भिलाई में। कहाँ पे? भिलाई में। ठीक है। दूसरा है मोटर वाहन। मोटर वाहन जबलपुर में। तीसरा है पोत निर्माण। पोत निर्माण पता ही होगा कोच्चि में किया जाता है। और साइकिल निर्माण लुधियाना में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। रैयतवाड़ी प्रणाली जो है 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। वास्तविक अर्थों में रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 में को मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया, लेकिन प्रथम बार किसने लागू किया था? अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? बताइए। तो सरक्रिक विवाद अपने ही देश और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो ये किस राज्य का विवाद है? ये गुजरात राज्य से जुड़े भारत पाकिस्तान सीमा के बीच का विवाद है। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद भी है। ठीक है। विश्व बैंक के सहयोग से 1960 ईस्वी में इस पर समझौता भी हुआ है। कब? 1960 में सिंधु समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। अच्छा ये बताइए, ये जो सिंधु नदी है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो वो जो है भारत के सिर्फ अपना एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम क्या है? बताइए, उसका नाम आप ही बताइए। जो अभी बस कुछ ही दिनों पहले वो बना है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग का मैं डिज़ाइन दे दिया हूँ। ये जो एरिया है अपने भारत का, ये मानचित्र है। मानचित्र का जो एरिया, ये तो जम्मू कश्मीर है। और ये जो एरिया है सिर्फ यहाँ से होके गुजरती है। और ये तिब्बत से उद्गम स्थल इसका, सिंधु नदी का तिब्बत से ही उद्गम स्थल है। ठीक है। तो सिर्फ ये यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये कौन सा एरिया है? आप इसका नाम मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने इतना बता दिया। मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? तो ये होता है 7.5 से 8.0 के मध्य। ठीक है। अब देख लेते हैं, अब पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पीएच स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है। 0 से लेके 14 तक। तो पीएच मान जो 7 है उसे हम उदासीन बोलते हैं। और 7 से कम अगर ये होगा तो उसे अम्लीय बोलेंगे। ठीक है। और 7 से अगर ज़्यादा होगा उसे हम क्षारीय बोलते हैं। 7 से लेके 14 तक क्षारीय कहलाता है। तेज क्या है? तेज क्या है बताइए? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। भारत सरकार डिजिटल पेमेंट के द्वारा कैशलेस व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना चाहती है, जिसके लिए तेज डिजिटल ऐप का लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना संबंधित है निक्षेपणीय स्रोत से। किससे? निक्षेपणीय स्रोत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जाना जाता है उर्वरक के लिए। किसके लिए? उर्वरक के लिए। अच्छा ठीक है। भारत में उर्वरक कारखाना कहाँ कहाँ है बता सकते हैं? कुछ नाम बताइए। तो मैं थोड़ा बहुत नाम बता देता हूँ आपका। सबसे पहला कारखाना तो आपको पता ही होगा 1951 में जो बना था, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, सिंदरी में। कहाँ पे? सिंदरी। चलिए नेक्स्ट मैं नाम बता देता हूँ आगे। बरौनी में भी एक उर्वरक कारखाना है। कानपुर में, गोरखपुर में, फूलपुर में, सलादीपुर में, कोटा में,
खारदा में, हजीरा में, भावनगर में, मौला अली में, रामागुंडम में, तूतीकोरिन, कांडला और इत्यादि जगह भी उर्वरक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? धुआं जो है वो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए किन्हें प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो संधारित्र का प्रयोग हम ऊर्जा संग्रहण के लिए करते हैं। किसका? संधारित्र का। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ ठीक है, तो विचार करना है, करते हैं विचार। सबसे पहला है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। चलिए, तो सही बात है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो ये अवस्थित है कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश शासन काल में प्रसिद्ध सेलुलर जेल में काला पानी का सजा दिया जाता था। ठीक है, इस सेलुलर जेल के एक कक्षा का नाम बीडी सावरकर के नाम पर रखा गया है, जहां उन्हें कैद किया गया था। पोर्ट ब्लेयर में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। कब? 1872 में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क और 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है। 9 नेशनल पार्क और 96 वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। क्वेश्चन 45 है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, बताइए। तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कब के बारे में पूछ रहा है? 2018 का ये क्वेश्चन है, तो उसी के समय का पूछ रहा है। तो उस समय तो आंद्रे एजोले थे। कौन थे? आंद्रे एजोले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, बताइए, कमेंट में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं। किसमें? तो उन्हें परावर्तित कर देते हैं, किसमें परावर्तित कर देते हैं? ऑप्शन पढ़ने पता, हाँ, मुक्त नाइट्रोजन में परावर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया था? तो कौन सा मोबाइल ऐप है, बताइए। तो ये मोबाइल ऐप है आरंभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है। NSDL एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। NSDL भारत का प्रथम प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। युवा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, बताइए। तो युवा प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है। अब भारतीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कानपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो किस राज्य में जो है सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, बताइए। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ट्यूबवेल द्वारा। नलकूपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में तालाब में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तमिलनाडु में तालाब में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। क्या? फिलोक्विनोन। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। ठीक है। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे। अच्छा, सिख धर्म में कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। और अंतिम गुरु 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है,
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये बताइए। तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओजोन छेद में क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, बताइए। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, इसे ही ओजोन छिद्र कहते हैं। ठीक है। CFC गैस के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है। कौन सी गैस के कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने से संबंधित है, जो कब हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 55 है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है वो क्या है, बताइए। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ठीक है। ऐसी कंपनियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में तेजी की अवस्था को बूम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, बताइए। इसके रचयिता है रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 47, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो कहाँ से कहाँ तक, बताइए। तो ये गुजरती है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सैयद शाहिद हकीम को। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न हस्तियों पर विचार करें। और क्या विचार करना है? इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है? कौन थिएटर से जुड़ी हुई है, ये पूछ रहा है। तो नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर, मर्कंड देशपांडे, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है, बाघ आरक्षित क्षेत्र मतलब कौन से राज्य में कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, उसके बारे में। ठीक है। तो इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो किस राज्य में? वो है छत्तीसगढ़ में। दूसरा है पेरियार, पेरियार पता ही होगा। पेरियार कहाँ है, बताइए। तो पेरियार है केरल में। तीसरा है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल है उड़ीसा में। और चौथा है बांदीपुर, बांदीपुर है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? मांग नहीं थी, ये पूछ रहा है। तो कौन सी मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा सही है, ये मांग थी। विधवा पुनर्विवाह थी। लड़के और लड़कियों की विवाह आयु से वृद्धि करना सही। अस्पृश्यता की समाप्ति, ये मांग नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ये तो 2018 का करंट अफेयर्स है। इसे आंसर बता देता हूँ, फ्रांस से आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां के समकालीन कौन थे? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन थे? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो चीन तो लगता है, ताइवान नहीं लगता, बर्मा यानी बांग्लादेश भी लगता है, भूटान भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा रसायन वेंटिक स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो रसायन वेंटिक स्याही में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रमुख यौगिक कौन सा है? तो AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रूप है। चलिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये पूछ रहा है, बताइए। तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से नहीं गुजरती है।
क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो बिहू जो है वो शामिल नहीं है, रमन, संकीर्तन और योगा शामिल है। क्वेश्चन 69, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है 2021 में किस स्थान पे था? तो 2021 में था 101वें स्थान पे, और 2022 में कौन से स्थान पे था? 2022 में था 107वें स्थान पे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? दूसरी भारतीय महिला पूछ रहा है, तो दूसरी भारतीय महिला कौन है? ये देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? जसलीन कौर जोसन जो है वो दूसरी भारतीय महिला हैं जो मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी। क्वेश्चन 71 है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, यानी क्या अभिप्राय है? वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 72, रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने, बताइए? तो ये बने थे 14वें नंबर के। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और वो कौन से नंबर के? वो है 15वें नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया उसे मिलान करना है। तो देख लेते हैं किस देश से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? वो लिया गया अमेरिका अधिकार पत्र से। ठीक है, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तीसरा है मंत्रिमंडल या सरकार, ये किससे लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन से। और चौथा है केंद्र राज्य संबंध, ये लिया गया कनाडा से। आप मिलान कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे? ये 2018 का पूछ रहा है, तो ऐसे 2018 का जानने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, बताइए? तो वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, और ये जो CAG मतलब इसे भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को CAG भी बोलते हैं। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया इसके बारे में? तो 148 से लेके 151 अनुच्छेद में दिया गया है कैग के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? नौजवान भारत सभा जो है 1926 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल अवस्थित है रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर अच्छा ठीक है, हड़प्पा की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, और माधव स्वरूप वत्स ने भी किया था। दोनों मिलके किए, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स से। कब? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनानी चाहिए? जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति जो है दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ देखते हैं। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, सही है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन 79 है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध जो संवाद दे रहे थे उसकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी, गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा थी पाली। ठीक है, क्वेश्चन 80 है, अच्छा रुकिए, गौतम बुद्ध जो हैं वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वो अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध अपना उपदेश अर्धमगधी भाषा में भी देते थे। ठीक है, अर्धमगधी भाषा या फिर उनके जो संवाद है वो पाली भाषा में, और अपना उपदेश कैसे देते थे? अर्धमगधी भाषा में।
क्वेश्चन नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसकी स्थापना ओरिजिनल में कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन दुर्गा प्रारंभ किया गया था हरियाणा में। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध कौन से आंदोलन से था? बताइए मेरे दिमाग। ऑपरेशन जीरो आवर, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन समय 1942। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है बताइए? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। किसमें? 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो किस राज्य यानी किस शहर में खोला जाएगा बताइए? तो ये खोला जाएगा चेन्नई में। 2018 का करंट अफेयर्स है, अभी आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, हस्तांतरण मूल्य का संबंध में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध है एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR की पेटिका में आती है? तो कौन सी मुद्रा है बताइए? तो ये जो है कौन सी? US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रोनम्बी और यूरो, ये सभी जो है स्पेशल ड्राइंग राइट में आती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट और स्कोरिया, ये जो है आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित कीजिए। सिंधु स्थल और स्थान सुमेलित करना है, स्थान और सिंधु स्थल को। ठीक है, लोथल जो है वो कहाँ पे है? तो लोथल है गुजरात में। रोपर कहाँ है? रोपर है पंजाब में। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में। और कालीबंगा राजस्थान में। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। NAFTA के नाफ्टा जिसे बोलते हैं, NAFTA के सदस्य हैं कौन कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य है बताइए? तो इसमें है USA, कनाडा और मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 89 है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? ये अभी पूछना नहीं है कि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर भी 2017 का करंट अफेयर्स है, इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसे जान लेते हैं 2017 का जो महिला ICC क्रिकेट कप था वो किसने जीता था? तो वो जीता था इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, चैत्र। क्वेश्चन नंबर 92, जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो कौन सा तरीका है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? इसे बोलते हैं निस्पंदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है ये पूछ रहा है। तो रक्षा विभाग तो है ही, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों जो है रक्षा विभाग का विभाग है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को कौन सा संयंत्र मापता है बताइए? तो ग्रेविमीटर। कौन है? ग्रेविमीटर। तो हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है ये बताइए? कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में। अभी वर्तमान में इधर कुछ ही दिन आप AAP जो है आपको भी दे दिया गया राष्ट्रीय दल का मान्यता। तो जब आप 4 राज्यों में राष्ट्रीय दल बनने की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय मान्यता, 4 राज्यों में जब आपकी मान्यता मिल जाएगी तब आपको राष्ट्रीय दल बना दिया जाएगा। ठीक है,
तो वर्तमान में अभी कितने राष्ट्रीय दल है बताइए, राष्ट्रीय पार्टी जिसे बोलते हैं वो कितने हैं? तो वो है सिर्फ अभी वर्तमान में 6 हैं। पहले 8 थे जिसमें से 3 निकाल दिए गए अभी कुछ दिन पहले, यानी 3 दिन या 4 दिन पहले, और एक को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, पेटेंट के संदर्भ में संबंधित नहीं है? तो ये पूछ रहा है, तो ये कौन सा कथन है? तो ये है, यह अत्यंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, तो यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नींबू बाजगो जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन सी नदी पे है? तो ये है सिंधु नदी पर, नींबू बाजगो सिंधु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? कॉलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है, कौन सा राजनीतिज्ञ बताइए? प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लोयस मृदा। क्या कहा जाता है? लोयस मृदा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई, ये गलत है। तो ये बताइए सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और कहाँ हुई थी ये भी बताइएगा, ठीक है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम वीक में 2 सेट कवर करते रहेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं इतना मेहनत नहीं करूँगा इसके पीछे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे और जितना भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बीच में उसका कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे, तभी मैं जाके इसे कंटिन्यू कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, सेट अच्छा लगा है, तो सेट को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फिर नेक्स्ट सेट भी बनाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक काम और कीजिए, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि अभी बहुत सारे कंटेंट आते हैं और बहुत सारे कंटेंट आते ही रहेंगे। और ये जो सेट हो रही है इसका PDF जैसे ही आज संडे को ये डाला जाएगा वीडियो, तो मंडे या ट्यूसडे को इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस सेट का PDF आपको मिलते रहेगा। प्रत्येक सेट का PDF आपको मिलते रहेगा, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती जाएगी आपको सेट का PDF मिलते जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।